कि एग्जीक्यूटिव। ठीक, एग्जीक्यूटिव का यानी कि देखो, हमने पहले भी तुम्हें बताया कि हमारी जो शासन व्यवस्था होती है वो राष्ट्रपति के नाम पे होती है। तो शासन में क्या होगा, शासन में दो चीजें तो होना जरूरी है, एक कानून बनाएगा, एक लॉ बनाएगी, एक जो कुछ लोग मिलके लॉ बनाएंगे और कुछ लोग मिलके उस लॉ का अनुपालन करेंगे। यानी कि लॉ एक बनाएगा, लॉ इसका मतलब लॉ के दो पार्ट हुए, एक लॉ बनाएगा, ठीक है, एक लॉ फॉर्म करेगा और एक लॉ को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करेगा यानी कि तुम्हारा लॉ को लागू कराएगा, बनाएगा एक और एक लागू कराएगा। ठीक है, ये किसी भी शासन प्रणाली में होना चाहिए। तो उसी तरह हमारे भारत के शासन प्रणाली में क्या है, भारत के शासन में एक तो हमारा गणराज्य है कि यानी कि राष्ट्रपति रहेगा, राष्ट्रपति दो मंत्रिपरिषद चुनाव करेगा, दो जगह पे होगा, ये सारी चीजें। तो राष्ट्रपति के नाम से शासन चला, तो राष्ट्रपति की क्या होगी, एक विधायिका होगी, विधायिका होगी और क्या होगा, एक कार्यपालिका होगा। ठीक है, कार्यपालिका यानी कि जो एग्जीक्यूट करेगी, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको लेजिस्लेचर कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक, यहाँ पे वो जो ब्यूरोक्रेट, सरकारी अफसर, सेक्रेटरी, ये सारे चीजें होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कौन बैठते हैं, मंत्री संत्री बैठते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें भारत की संसदीय व्यवस्था, ठीक है, यानी कि भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री, कहाँ से ये पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया था बताओ, इंग्लैंड से। ठीक, तो भारत की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक कहाँ पर है, एक यूनियन पर है, यानी कि संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। ठीक है, और एक क्या हो जाएगी आपकी, राज्य स्तर पे काम करेगी, तो यानी कि स्टेट, तो राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। अब इसका मतलब क्या कि जब कार्यपालिका आएगी केंद्र की, तो एक बड़ा सा आपका क्या लेके आएगी, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लेके आएगी। तो इस केंद्र के स्ट्रक्चर में आपके पास क्या क्या मिल सकता है बताओ, इस केंद्र के स्ट्रक्चर में आपको राष्ट्रपति मिलेगा। देखो मैं दोनों को एक साथ साथ बताऊंगी, तो क्या होगा ना कि तुम्हें कंपैरिजन और उनके अनुच्छेद के नंबरिंग तो डिफरेंट होंगे, लेकिन कुछ कुछ तुम्हें सेम टू सेम मिलेगा। ठीक, तो उसी तरह राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल होता है। ठीक है, क्या होता है, राज्यपाल या गवर्नर। क्लियर, इसमें राष्ट्रपति होगा तो क्या होगा, प्रेसिडेंट। क्लियर, अब राष्ट्रपति आया, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आएगा। ठीक, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आएगा, यानी कि आपका वाइस प्रेसिडेंट आएगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, इसका ऐसा कोई नहीं है। फिर इसके बाद क्या आएगी, प्रधानमंत्री आएगी, और प्रधानमंत्री के साथ साथ उसकी मंत्रिपरिषद आएगी। तो हम एक और लिखेंगे यहाँ पे, आपके प्राइम मिनिस्टर बोल दो, पीएम बोल दो, पीएम प्लस उसकी मंत्रिपरिषद, मिनिस्टर्स काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्रधानमंत्री आएगी प्लस उसकी मंत्रिपरिषद आएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री आएगी और उसकी मंत्रिपरिषद आएगी। साथ में यहाँ पर एक महान्यायवादी आएगा, ठीक है, बताएंगे हम लोग अलग से महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। अब इसलिए इतना जान लो कि यहाँ पे महान्यायवादी आएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा कोई उपराष्ट्रपति या उपराज्यपाल जैसा कोई व्यवस्था नहीं है जो प्रोमिनेंट जिसे हम कहेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, मुख्यमंत्री आएगा, यानी कि आप लिख सकते हो सीएम आएगा, चीफ मिनिस्टर आएगा, फिर उसकी मंत्रिपरिषद आएगी। ये मंत्रिपरिषद किनकी बनती है मुझे बताओ, एमएलएस की बनती है। ठीक है, और यहाँ पर मंत्रिपरिषद किसकी बनती है, एमपीज की बनती है। क्लियर, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, महाधिवक्ता
वक्ता पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ इसका ये लिख लो कि इसकी कार्यकारिणी जो पूरी रूपरेखा है, ठीक है, इसकी कार्यकारिणी का जो एंटायर स्ट्रक्चर डायग्राम है वो इसका है। तो एक एक करके क्योंकि हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसे सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, राष्ट्रपति लेंगे। और तुम देखना कि हम लोग यही पूरा अपने इस पूरे के सिलेबस में एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो कुल मिला के हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 4 4 8 लोगों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और पूरा का पूरा सिलेबस उसी में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग राष्ट्रपति देखेंगे, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। अब देखो, क्योंकि हमारी जो पूरा का पूरा शासन व्यवस्था है राष्ट्रपति के नाम पे चलता है। राष्ट्रपति आएंगे, विधेयक जो भी बिल पास होगा, जो भी विधेयक पास होगा उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और फिर वो कानून बनेगा, क्लियर। अब राष्ट्रपति क्या है, पहली बात तो राष्ट्रपति देश का सबसे पहला नागरिक होता है, ठीक है। जब सिटीजनशिप की बात आती है तो वो क्या होता है, देश का पहला नागरिक होगा, फर्स्ट सिटीजन जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन या प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक, ठीक। दूसरी चीज, फर्स्ट सिटीजन हुआ, दूसरी चीज ये होगी कि तुम्हारा राष्ट्राध्यक्ष भी से कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्र का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति को ही कहते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर ये एक्चुअली कार्यभार दिया जाता है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, यहाँ पे मौजूद सभी लोगों का हमारे राष्ट्र के प्रति जो विश्वास है वो बनाए रखना राष्ट्रपति की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र का अध्यक्ष है, वो हमारे राष्ट्र का, हमारे राज्य, जो हम टोटल एक राज्य या स्टेट के रूप में बोले, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है दूसरे राष्ट्र के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ भले ही लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री ही मेन मुखिया होता है, मतलब कानूनी दांव पेच का मेन मुखिया होता है, लेकिन बहुत देशों में राष्ट्रपति ये काम करता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति की बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि वो राष्ट्र की एकता, राष्ट्रपति कभी भी अपने राष्ट्र के बारे में गलत कमेंट नहीं दे सकता, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव की जो आयु है वो ऐसी रखी गई है जो कि मैच्योरनेस दिमाग में आ जाए। तुम देखो, किसी भी 40 वर्ष के कम, तुम या 50, मैं बोलूं 50 वर्ष से कम आप देखोगे कि किसी को नहीं देख सकते, क्योंकि मैच्योरनेस की जरूरत पड़ती है राष्ट्रपति होने के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, देखो सारी की सारी केंद्र की जो शक्तियां हैं आप ऊपर से बोल सकते हो कि वो राष्ट्रपति के नाम पे है। तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति बोलो, राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना बोलो, ये कोई नहीं कर सकता, इसलिए राष्ट्रपति के ऊपर अगर कोई तुम्हें नेगेटिव कार्य किया भी जाए तो उसको गिरफ्तारी नहीं कर सकते हम, उसको सिर्फ नोटिस भेज सकते हैं और उसको हटाने का जो तरीका होता है, ये शब्द भी प्रयोग नहीं किया जाता, उसके ऊपर कोई अभियोग नहीं लगता है, इसलिए हम लोग उसके रेस्पेक्टफुल पोजीशन के लिए महाभियोग करते हैं, ठीक है। एकल संक्रमणीय बोर्ड हस्तांतरित विधि से उसका चयन होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो हम लोग पढ़ेंगे उनके नियुक्ति के समय, इसलिए राष्ट्रपति बहुत ही रेस्पेक्टफुल प्लेस है, मतलब वो किसी राष्ट्र का पहला व्यक्ति, गिनती जो स्टार्ट होती है वो राष्ट्रपति से स्टार्ट होती है, ठीक। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे कि राष्ट्रपति का चयन या राष्ट्रपति का बारे में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे संविधान में, तो हम कहेंगे जो हमारे संविधान का पार्ट 5 है, पार्ट 5 या भाग 5 है, भाग 5 जो है वो राष्ट्रपति के लिए ही बनाए गए अनुच्छेदों के लिए है। भाग जो है वो राष्ट्रपति के डिफाइन करता है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद इसमें सम्मिलित है, जो कि अनुच्छेद कहाँ से, अनुच्छेद आपका 52 से लेके 78 तक है, ठीक है। तो ये एक्चुअली 52 से लेके 78 तक आप बोलना कि केंद्र की कार्यपालिका को बताता है, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका का क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, उससे रिलेटेड सारे के सारे अनुच्छेद इसी में ही आपको 52 से 78, केंद्र की कार्यपालिका यानी कि आपके जो सेंटर है, सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव है उसके बारे में ये
सबसे पहले बनाता है। जब हम केंद्र की कार्यपालिका के बारे में बता रहे हैं तो देखना 74 और 75 ये दोनों जो अनुच्छेद हैं वो क्या बताएंगे, वो हमारे केंद्र के पास क्या क्या कार्यपालिका से संबंधित या पार्लियामेंट्री सिस्टम से संबंधित जो डिफाइंड टर्म्स है, जो कानून है, जो नियम है वो बताएंगे। उसी तरह अगर हम राज्य के टाइम आए तो 163, 164 बताएगा, ठीक है, 163 और 164 राज्य के बारे में बताएगा। जब आर्टिकल 52, क्योंकि आर्टिकल 52 से ये स्टार्ट होता है और वहां से ही राष्ट्रपति के बारे में डेफिनेशन स्टार्ट होती है। तो आर्टिकल 52 के माध्यम से ये बताया गया है, आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52, इसके माध्यम से ये बताया कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, राष्ट्रपति का एक पद होगा, यानी कि एक पोस्ट होगी जो कि प्रेसिडेंट के नाम पे होगी और उस प्रेसिडेंट के तहत भारत की कार्यपालिका समस्त जितनी भी शक्तियां हैं उसके हाथ में होगी और वो अधीनस्थ अधिकारी जो है उसके माध्यम से कार्य करता है। ठीक है, क्लियर। तो अनुच्छेद आपका 52 क्या कहेगा, अनुच्छेद 52 ये कहता है कि एक राष्ट्रपति का पद होगा, वो भारत की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां हैं, ठीक है, भारत की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उसका यूज करेगा, या तो वो खुद यूज कर सकता है या उसके अंडर जितने भी अधिकारीगण हैं वो उसके सहायता से वो अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा। क्लियर है, यानी कि एक तो वो कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग दो तरीके से कर सकता है, या तो स्वयं करे या तो सेल्फ करे, या तो उसके अंडर उसके नीचे जो अधिकारी हैं, अधिकारी यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उसके या उसके अधीन जो आपके एग्जीक्यूटिव अधिकारी कहते हैं ना, अधीनस्थ अधिकारी, इन्हें हम क्या कहते हैं, अंडर अधिकारी बोल दो या अधीनस्थ अधिकारी बोल दो, उसके अधीन जो अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से। तो आर्टिकल 52 क्लियर हो गया ना। आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में बोलता है कि राष्ट्रपति किसी भी देश, हमारे जो भारत देश है, भारत देश के संविधान के द्वारा आर्टिकल 52 बनाया गया है, जिसके द्वारा ये कहा गया है कि हमारा एक राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति के पद का जो व्यक्ति होगा वो हमारे देश की जो कार्यपालिका है, जो संसदीय कार्यपालिका है, उसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा, उसकी सारी शक्तियां वो जो है कार्यपालिका की सारी शक्तियों का प्रयोग खुद करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी होगा। ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, आरएस, आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरीज, डिफरेंट सेक्रेटरीज जो होते हैं वो सारे सारे इसके अधीनस्थ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हम लोग कहते हैं, वही है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक, अब आ जाओ आर्टिकल 54, आर्टिकल 54, ठीक, 52 का सॉरी 53, आर्टिकल 53 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 53 बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, या हाउ योर प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। ठीक, तो अब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल होगा, निर्वाचन मंडल होगा तो उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग, क्या वो जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, लोग प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करने जाते हैं, वैसा होता है, तो हम कहेंगे नहीं, प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि हमारे द्वारा चुने गए जो लोग हैं वो लोग वोटिंग करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 53 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक, यानी कि हाउ योर प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो एक तो हम लिखेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव किसके द्वारा, यहाँ से मौजूद जनता के द्वारा, और राष्ट्रपति के निर्वाचन का एक मंडल होता है, निर्वाचन मंडल, ठीक, एक मंडल क्रिएट किया जाता है जिसमें भी प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम जो जनता है वो हिस्सा नहीं लेती है, अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ के लोग जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो इसका चुनाव करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कौन कौन से लोग होते हैं। एक तो संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य, मैंने क्या बोला है, संसद के
दोनों सदनों में, दोनों सदन यानी कि राज्यसभा लोकसभा, तो दोनों सदनों के निर्वाचित, याद रखना निर्वाचित सदस्य। अब मैंने निर्वाचित सदस्य क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर दोनों सदनों में आप बोलोगे कि उसमें से एक सदन में आपके नॉमिनेटेड भी जाते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड भी जाते हैं, तो नॉमिनेटेड को नहीं लेना, क्योंकि नॉमिनेट तो खुद राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होता है, तो वो क्यों चुनाव में आएंगे, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इलेक्टेड सदस्य यानी कि इलेक्टेड मेंबर जो निर्वाचित सदस्य हैं वो जाएंगे, ठीक। इसके बाद मनोनीत सदस्य दोनों सदनों के नहीं शामिल होंगे, ठीक है, इसके मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। दूसरा कौन जाएगा, तो यहाँ के जो विधान मंडल है राज्यों के, ये जो विधानसभा है ना, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जाएंगे, ठीक है, इसमें भी मनोनीत सदस्य नहीं जाएंगे, ठीक। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपके केंद्र शासित प्रदेश के 2 केंद्र शासित प्रदेश, हमने आपको बोला ना कुल मिला के हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 स्टेट, 28 अभी प्रेजेंट में हमारे टोटल इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 आपके यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जो कि केंद्र सरकार के डायरेक्ट हाथ में होते हैं, वहां पे सारी चीजें केंद्र के हाथ में होती हैं। सेकेंड थिंग याद करिए, जब राजस्थान में एकीकरण नहीं हुआ था तो राजस्थान का जो अजमेर था वो इसके तरह यूज होता था, एक यूटी की तरह यूज है, यानी कि केंद्र शासित वो डायरेक्ट ब्रिटिश सत्ता के हाथ में होते थे, ठीक है, ये था। तो अब यहाँ के 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक आपको दिल्ली मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा, पुडुचेरी, ठीक है। ये दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के विधानसभा दिल्ली प्लस पुडुचेरी, इन दोनों जो यूटीज हैं, इन दोनों यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इन दोनों के केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो जाएंगे इस पूरे के पूरे निर्वाचन मंडल, या जो आपके क्या होगी राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो एक पूरी की पूरी मंडल तैयार होगी, उस मंडल में कौन कौन से जाएंगे, संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों जितने के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और यूटी में कौन से, दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य जाएंगे। तो ये क्या था, हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन था, ठीक है। अब हम आ जाओ आर्टिकल 55 में, आर्टिकल 55, 4 नहीं 5, 4 नहीं है तो नहीं, 4 हम लोग बताएंगे बाद में बात करेंगे, नहीं एक्चुअल में सॉरी मैंने गड़बड़ किया, हमने क्या बोला था, मैं 2 को ना 1 में मिला दिया था, सॉरी। यहाँ पर 52 राष्ट्रपति का पद होगा, 53 राष्ट्रपति का वो जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो अधीनस्थ वाले हो गए वो करेगा, और 54 ये होगा, और 55 वाला अभी बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे। दिमाग से गायब हो जाता है, टाइप करो, मेरे दिमाग में बैठ जाता है, फिर वो नहीं निकलेगा। हाँ तो थोड़ा ध्यान से यार, क्या इतने सारे हैं ना कि ठीक, यहाँ पे मैंने फिक्स बना दिया है, ठीक है, क्योंकि राज्यों का संघ है, ठीक, एक था ना हमारे पास आर्टिकल, राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1 है, ठीक है। आर्टिकल 1 अगर कभी किसी भी जनरल नॉलेज के कॉम्पिटिशन में पूछते हैं तो बोलना कि भारत एक राज्यों का संघ है, हिंदी में ऐसा बोला जाता है। एक्चुअल में ये एक मैं करंट अफेयर्स बीच में ऐड कर रही हूँ तुम्हारे, कि अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, तुमने सुना होगा कि इसको इंडिया ना बोल के भारत बोला जा रहा है। क्यों, क्योंकि एक तो भारत वर्ड हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ वगैरह हैं समय भारत और ये सारे वर्ड का यूज किया गया है। दूसरा क्या है कि लोगों को बड़ा खेद होता है कि आर्टिकल जो फर्स्ट है, मतलब संविधान जहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसका आर्टिकल फर्स्ट जो है उसमें ये बोला जाता है, मैंने भी ट्रैक बताया कि राज्यों का संघ, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉपर्टीज जब क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें मैंने बोला राज्यों का संघ बोला जाता है। ये तो हिंदी में सही है, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन इंडिया इज राज्यों का संघ है, स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है, यूनियन, ठीक है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया वर्ड जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, और वेस्ट इंडीज बोला जाता था कहाँ के भागों को, जहाँ के लोग एकदम काले हैं, बुरे से देखने के योग्य हैं, उनको ब्लैक पीपल आज भी बाहर के शहरों में, अब तो क्या है कंट्री का नाम बोला जाए बट एवरीबॉडी नोज, उनको बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, रेसिज्म है वहाँ पर। तो जो इंडिया या इंडीज वर्ड है ये बहुत ही गलत तरीके से इंडिया के लिए यूज किया जाता है,
ठीक है, मतलब एक हीन दृष्टि से यूज किया जाता है, जैसे कि जिसके पास भूखमरी की समस्या हो, जिसके पास खाने पीने के लाले हों, जिसके पास पैसा ना हो, जो डेवलप नहीं है, वहाँ के लोगों को कोई स्किल नहीं आती, वो भीख मांगते हैं, दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं, उनका खुद का कोई ब्रेन नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूसरे बाहर के लोग जो जाते हैं वहाँ पे शासन करते हैं, वो ही वहाँ पे कमा सकते हैं, वहाँ पे उनका ग्रोथ करवा सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड बाय द वेस्टर्न पीपल्स इन अ वेरी रॉन्ग वे इंडिया में, इसलिए उसने वेस्ट इंडीज बोला, इसलिए उसने इंडिया बोला, तो इसीलिए उसको हटाने का तरीका, बिकॉज नाउ डेज इंडिया ऐसा है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट में हम लोग नंबर 1 है, सबसे ज्यादा पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिर हम लोग ऑटोमोबाइल्स में 3rd नंबर पे है, इकोनॉमी में 5th है, ठीक है, और हमारे नेता चाह रहे हैं कि उसको 3rd पे लाया जाए। हम लोग चाहे तुम कितने भी सोशल मीडिया के जितने भी सीईओ देखो, मैक्सिमम हमारे ओरिजिन के, जैसे कि हम लोग भारत वंशी तो नहीं कहेंगे, मतलब हमारी जो ब्रीडिंग है, इंडिया की ब्रीडिंग के हैं वो। सो ऑल दीज थिंग्स, इसीलिए ये थोड़ा सा चल रहा है। इवन जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर्स गए थे, विदेश मंत्री गए थे, वो भी रिप्रेजेंटेटिव भारत करके गए थे, बिकॉज दे आल्सो वांट दैट कि हम लोग इंडिया नाम से ट्रीट ना हो, हम लोग भारत नाम से ट्रीट हो। तो ये एक बहुत ज्यादा विषय है। और दूसरा हम ये कहेंगे कि ये जो अफ्रीका, जब तुम लोग पढ़ोगे ना, तो अफ्रीका जो है, मैं हमेशा अपने क्लास में भी कहती हूँ कि अफ्रीका के पास अभी रिसेंट में सबसे ज्यादा दौलत है, इज अ वेरी रिच कंट्री, पर वहां की मैक्सिमम जनता देखो भूखमरी से तरस रही है, कीड़े खाते हैं वो, उनके इंटीरियर में पैसा नहीं। व्हाई? बिकॉज उनको डेवलप होने ही नहीं दिया। वहां पर इतने सालों से जो बाहर के यूरोपियंस बोलो और कंट्रीज बोलो, इतना वहां पे शासन किया कि उनको डेवलप ही नहीं होने दिया, सिर्फ वहां से ले लेके जाए। जैसे कि इंडिया के साथ था, तो इंडिया में क्या था कि हम लोग इतना एनरिच्ड हमारा कल्चर था कि हम लोग उनको 700 साल के बाद भगा दिया। किसको? मुगल खत्म हो गए, फिर वो आई 200 साल राज की, 150-200 साल हमारे ऊपर, हम लोगों ने उनको भगाया, बिकॉज हमारा जो ओरिजिनल कल्चर था वो काफी एनरिच्ड था, वो काफी स्वाभिमानी था, काफी रेवोल्यूशनरी था, तो हम लोग ज्यादा खुद पर वो नहीं कर पाए। और वहां के लोगों का क्या था, वो कल्चर डेवलप्ड नहीं था। ऑल्दो जो ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट प्रोसेस है, या ह्यूमन बीइंग जहां से उगना शुरू की, मतलब जो हमें बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग का, वो हमें अफ्रीकन साइड से मिला है, ठीक है, इसलिए उसे पालना कहते हैं ह्यूमन का। लेकिन क्या है कि वहां पे इतना शासन हुआ है, वो कुछ ही साल हुए कि वो रिलीज हुए हैं शासन से, लेकिन अभी भी कुछ है वहां पे, कुछ आपके तुम्हारे वहां के साइड के, क्या कहते हैं कि डेनमार्क के साइड के कुछ है, जैसे ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड अफ्रीका का जब हम लोग पढ़ते हैं, तो ग्रीनलैंड को फिजिकली हम लोग इसका मानते हैं, पॉलिटिकली नहीं मानते हैं ग्रीनलैंड को, क्योंकि पॉलिटिकली वो डेनमार्क का हिस्सा है। तो क्या है कि उनको बढ़ने ही नहीं दिया, उनके पास पैसा है, ये उनको जानने ही नहीं दिया, इसीलिए कोबाल्ट का, निकल का सिर्फ वहां से खनन होता जा रहा है, और वहां के लोग कर रहे हैं, वहां के लोगों की जो बायोलॉजिकल रेडिएशन से, प्रोसेस से जो उनकी क्षति हो रही है रेडिएशन से, ये उनको जानने नहीं दे रहे हैं, बस उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो नाउअडेज मेनी एनजीओज आर वर्किंग इन दिस, बट सबसे ज्यादा अमीर अगर कोई पूछे, कोई अगर कॉन्टिनेंट पूछे, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अफ्रीका है। इवन जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स इसके बारे में डिस्कस पढ़ाते हैं, जो मतलब ऐसे नहीं चुन्नू मुन्नू टीचर नहीं, नॉर्मल जो पढ़ाई वाले टीचर है, वो भी यही कहते हैं कि अफ्रीका जो है सबसे अमीर कॉन्टिनेंट है। बट उसके साथ बड़ी विडंबना ये है कि उसे जाने ही नहीं दिया, वहां के लोगों को कोई स्किल सिखाया नहीं है, उन्होंने सिर्फ उनको मजदूरी वाले स्किल्स दिखाए हैं कि तुम मजदूरी करो जिससे तुम खा पी सको, पेट पाल सको, तुम्हें कीड़े मकोड़े मिट्टियां ना खानी पड़े। दैट इज द वेरी डिस्कस। जो शोषण करते हैं वो बहुत बुरा शोषण करते हैं। तो एनी हाउ, ये हमारा आर्टिकल 52 था, जो कि पद के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 53 क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि कार्यपालिका की एक शक्तियां हैं जो कि राष्ट्रपति प्रयोग करेगा, या तो वो नीचे प्रयोग कर सकता है, या तो उसके अधीनस्थ जितने ऑफिसर्स हैं उसके प्रयोग कर सकता है। फिर आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 क्या करेगा, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रोसीजर को बताएगा, और बोलेगा कि उसका निर्वाचन डायरेक्ट लोकतंत्र की, जैसे लोकसभा की चुनाव होते हैं वैसे डायरेक्ट लोग जाके वोटिंग नहीं करते, बल्कि लोग जिनको वोटिंग करके प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि जाके उनका निर्वाचन मंडल बनाते हैं। फिर आर्टिकल 54 में ये कहा गया कि कौन कौन से उसके प्रतिनिधि मंडल में होंगे, निर्वाचन मंडल में होंगे। एक, जो संसद के दोनों सदन है वहां के निर्वाचित सदस्य होंगे। दूसरा, राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य होंगे। तीसरा, सिर्फ 2 जो हमारे दिल्ली और पुडुचेरी जो यूटी है वहां के जो आपके निर्वाचित विधानसभा के सदस्य हैं वो चुनेंगे। अब आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 एंटायर प्रोसीजर बताता है कैसे इनका जो चुनाव प्रक्रिया है, वो चुनाव प्रक्रिया, ठीक है, उसको थोड़ा सा लिखो। क्योंकि देखो, अब ये क्यों प्रक्रिया को इतना जटिल बनाया गया राज्यों वाला। अब तुम देखो कैसे, पहले तो ये समझ लो कैसे हुआ, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज को लिखाएंगे, और तुम उसको उधर में ऐड कर लेना, ठीक है, उस पेज को। अब देखो इसमें क्या है, जब हम इस 28 राज्यों के बारे में बात करते हैं,
28 राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इस 28 राज्यों के विधानसभा होंगे, ठीक। तो इस 28 राज्य में आपको यूपी भी मिलेगा, जो कि बड़े बड़े राज्यों की तरफ एक तरफ हम लिख रहे हैं, आपको यूपी भी मिलेगा, आपको एमपी भी मिलेगा, आपको सबसे बड़ा राजस्थान भी मिलेगा। राजस्थान की एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी यह है कि जब से राजस्थान का एकीकरण हुआ है नवंबर 1950 को, तब से राजस्थान ने अपना एक भी जिला न किसी से लिया है, न एक भी जिला किसी को दिया है, इसलिए वो वहीं पे बना हुआ है। लेकिन पहले सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? यूपी था। लेकिन यूपी में जब उत्तराखंड टूट के गया तो यूपी नीचे आ गया और राजस्थान सबसे बड़ा राष्ट्र आपका स्टेट बन गया, ठीक है। तो देखो, एक तरफ आपके राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, ठीक है। ये इतने बड़े बड़े राज्य हैं। एक तरफ आपको क्या मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे मिलेंगे, जैसे कि आपको मिलेगा मिजोरम मिलेगा, आपको गोवा मिलेगा नीचे की तरफ से, ठीक है। तो अब बताओ, नागालैंड मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक तरफ तो इतने बड़े बड़े राज्य मिल रहे हैं, एक तरफ इतने बड़े बड़े राज्य मिल रहे हैं, और इनकी सबकी विधानसभाओं के हैं। अब इनकी सबकी विधानसभाएं हैं, ठीक। अब इन सबकी जब विधानसभाएं हैं तो ऑब्वियस ही बात है, इसके विधानसभा में निर्वाचित सदस्य ज्यादा होंगे। जैसे कि तुम सामान्य रूप से राजस्थान और यूपी का कर लो, यूपी में 80 है, इसमें 55 या 50 है, ठीक है। इसी में कंपेयर देख लो, 30 का डायरेक्ट कंपेयर है, अप्रोक्सीमेटली 30 का। तो जब 30 लोगों में का डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस होता है। अगर तुम प्रतिनिधियों का निर्वाचन करो तो मैं अगर तुम्हारे फेवर में हूं और अगर 55 वाला मेरे फेवर में नहीं हो फिर भी हार जाएगा, 80 वाला हमेशा जीतेगा, ठीक है। तो ये एक समस्या थी और ये एक वाद विवाद का भी टॉपिक है। भाई, हमारा प्रतिनिधित्व जो है, हमारा भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा है, हम भी हैं, पर हमारे पास तो कम है। इसका मतलब क्या? हमारे वोट्स की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे वोट की वैल्यू हो गई। तो इसलिए क्या हुआ कि इनका जो प्रोसीजर है इसको कॉम्प्लेक्स बनाया गया। कैसे बनाया गया कॉम्प्लेक्स? इनको कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाया गया जिससे कि जो हर एक स्टेट है, हर एक स्टेट के जो विधानसभा के जो प्रतिनिधित्व चाहेंगे वो अपना मतदान बराबर रूप से करेंगे, सबकी वैल्यू एक होगी। अब सबकी वैल्यू कैसे एक होगी? सबसे वैल्यू एक कैसे होगी? क्योंकि यूपी की जनसंख्या राजस्थान से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब जब जनसंख्या जहां की ज्यादा है तो वहां के आपके पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इनके मत को कैसे बराबर किया जाए? तो इनके मत को बराबर करने के लिए इनकी जनसंख्या का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला लिखो, इसीलिए यहाँ पर एक एक विधायक का मत मूल्य कैलकुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है? विधायकों का मत मूल्य। समझ में आ गया ना क्यों हमने इस प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स किया है, ठीक है। इसीलिए हम लोग प्रत्येक विधायक का मत मूल्य कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो लिखिए, मत मूल्य क्या है? राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय राज्यसभा के निर्वाचित जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य इनटू 1/1000 अब क्या हुआ? राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय क्या बोले थे? विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब क्या हुआ?
बताओ मुझे। इसका मतलब ये विधायक बता रहे हैं, यानी कि एमएलए के बारे में बता रहे हैं, यानी कि स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि स्टेट में जो राज्य हैं, एमएलए कैसे चुने जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से चुने जाते हैं ना। अब तुम बताओ जैसलमेर में कितने कम जाएंगे जैसलमेर से, जब वहां के राजस्थान की आपकी जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा तैयार की जाएगी, तो डिस्ट्रिक्ट में से इसका मतलब जैसलमेर से कम जाएंगे। और वहीं तुम अजमेर वगैरह से देख लो, पाली वगैरह से देख लो, कितने ज्यादा जाएंगे, जाएंगे ना। क्यों जाएंगे? क्योंकि डेंसिटी नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द बिगेस्ट फैक्टर। इसलिए यहाँ पर इस जनसंख्या जैसे शब्द को जोड़ा गया पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से। तो इसका मतलब क्या कि हर एक जो एमएलए जाएंगे राज्यों से, उसके एक एमएलए की वोटिंग को इक्विटी किया गया, इक्वल किया गया कि प्रत्येक एमएलए चाहे वो जैसे भी जनसंख्या क्षेत्र से आए, जैसे भी पॉपुलेशन डेंसिटी से आए, कोई मतलब नहीं है, उनको हम इक्वेट करेंगे। तो ये हो जाएगा इनटू 1/1000। क्लियर है? अब ऐसे ही हमारे संसद का देखेंगे, सांसद देखेंगे, यानी कि एमपीज का देखेंगे। तो लिखिए सांसदों का मत मूल्य। ठीक है, तो लिखो सभी राज्यों के विधायकों का कुल मूल्य, विधायकों के मतों का कुल मूल्य, विधायकों के मतों का कुल मूल्य डिवाइडेड बाय दूसरा डिवाइडेड बाय टोटल कुल निर्वाचित सांसदों के कुल सदस्य संख्या, यानी कि एक संसद में कितने सांसद निर्वाचित हुए हैं उसकी कुल संख्या। ठीक है, यानी कि अब हम लोग एमपीज का कैसे मत मूल्य कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एमपी यानी कि सांसद का मत मूल्य कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। इसका मतलब हम देखेंगे कि कुल कितने विधायक हैं, कुल विधायकों का मत मूल्य कुल संख्या, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने सदस्य हैं संसद में। तो संसद में कुल सदस्यों की संख्या, क्लियर। तो ये देखो, अब जब एक एक संसद का वोट मिल गया है, एक एक विधायक का वोट मिल गया है, ठीक है, ये है पहला प्रोसीजर। ये सारी चीजें कौन से बताई गई, ये सारी चीजें हम लोग को किसके बारे में बताया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुच्छेद 55। ठीक है, इसके बाद अब क्या हुआ बताइए। तो देखो अब एक कोटा तैयार किया जाता है। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जो प्रोसीजर है, सोचो जब राष्ट्रपति चुनाव होगा उसके कितने महीनों पहले ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक राज्य में ये प्रोसीजर अपनी विधानसभाओं में चलाएंगे पहले। ठीक है, उसके बाद सदस्यों की बैठकें होंगी पार्लियामेंट में, उसमें ये प्रोसीजर चलाया जाएगा, तब तो आएगा। उसके बाद कोटा का प्रोसीजर चलाएगा। तो लिखिए उसके बाद अब चुनाव का जो होगा वो क्या होगा, एक प्रोपोर्शनेट चुनाव होता है। इसी में लिखना 55 में, हाँ इसी में, इसके 3-4 पॉइंट लिखना है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से इसमें हम लोग एकल संक्रमणीय प्लस गुप्त मतदान। देखो एक अच्छी फैसिलिटी है। कुछ चुनाव ऐसे होते हैं
कि छुपा के दिया जाता है, ठीक है, एक केबिन बना रहता है उसमें छुपा के दिया जाता है। और कुछ चुनाव ऐसे होते हैं कि उसमें दिखाना होता है कि हमने इसको मत दिया है। पढ़ेंगे हम लोग जब राज्यसभा और लोकसभा का चुनाव पढ़ेंगे तब हम लोग ये चीज को पढ़ेंगे कि हमें कहते हैं मतलब। लेकिन ये वाला क्या है कि गुप्त मतदान होता है, नहीं बताया जाता कि राष्ट्रपति का चुनाव किस संसद ने, किस व्यक्ति ने, किस विधायक ने क्या किसको वोट दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास एक फिक्स्ड प्रपोर्शन होगा, ठीक है, यानी कि एक फिक्स आनुपातिक प्रपोर्शन होगा, साथ ही साथ एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान होगा। एक्चुअल में ये ना संक्रमणीय ट्रांसफर होता है, मतलब पहले देखा जाएगा कि ग्रुपिंग में कैसा है, फिर अगर उतनी पर्टिकुलर उतना कोटा पूरा नहीं हुआ है तो फिर सेकंड वाले का हस्तांतरण वोट ट्रांसफर होगा, ऐसे करके होता है। तो दूसरा लाइन लिखिए कि इसमें एक कोटा, तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग, मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कोटा कहते हैं। मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है जिसे हम कोटा कहते हैं, ठीक है। तो अब कोटा का फुल क्या काम होगा, कोटा जो हमें क्या मिला, इसका मतलब एक जो निर्वाचित करने के लिए जो हमारे जो चुनाव में हमें एक फिक्स कोटा प्राप्त करना है, अगर वो कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो दूसरे के पास फिर जाएगा। तो ये कोटा हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम बोलेंगे कि टोटल वैध मत, कुल वैध मत, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका कुल पद जितने हैं प्लस 1, फिर यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। ये जो कोटा है, जो मिनिमम वैल्यू है जो निर्वाचित करने के लिए हमें चाहिए होगी, वो क्या हो जाएगा, कोटा, जिस कोटे में हम क्या कहेंगे, कुल वैध मत अपॉन कुल पद, जितने पद हैं प्लस 1, और फिर टोटल का प्लस 1, ये टोटल का प्लस 1। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या कि ये कितना ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये सब ट्रांसफर होता रहता है कि अगर इतना कोटा नहीं मिला तो दूसरे का होगा, दूसरे को भी फिर से ऊपर से सारे वोटिंग ट्रांसफर मिलेंगे, क्या क्या होगा, फिर आएगा, फिर दूसरे को नहीं मिला तो फिर तीसरे को आएगा, ऐसा प्रोसीजर हस्तांतरित होता रहता है, ट्रांसफरेबल होता रहता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। लेकिन अगर किसी को चुल हुआ, किसी ने इसको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके बोला नहीं राष्ट्रपति का चुनाव जो है उसमें कुछ फरेब हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा, तो इस विवाद का निपटारा कौन करेगा, तो जब भी राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा हमेशा उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय ले लिया वो उसका अंतिम निर्णय होगा, उसके बाद कोई चूं चा फूफा नहीं हो सकता, क्लियर। तो लिख लो कि राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद सॉल्व कौन कर सकता है, राष्ट्रपति निर्वाचन लिखना, निर्वाचन का जो डिस्प्यूट है या जो विवाद है वो सॉल्वेबल कौन है, ओनली सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अच्छा अब ये जो निर्वाचन मंडल में मौजूद जितने सदस्य हैं, याद रखना निर्वाचन मंडल में मौजूद जितने सदस्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव को चुनौती नहीं दे सकते, चुनौती यानी कि राष्ट्रपति जो चुन ले उसे पसंद नहीं है तो मैं चलो चुनौती जाके दे के आता हूँ, ये नहीं कर सकता। चुनाव निर्वाचन मंडल में जितने भी ये 3 हम लोग सदस्य देखे थे वो इसको चुनाव नहीं दे सकते, क्लियर है। तो राष्ट्रपति चुनाव जो है ये काफी कॉम्प्लेक्स है और इसके लिए सिर्फ एक ही न्यायालय है, वो हमारा उच्चतम न्यायालय है। लेकिन ऐसे छुटपुट चुनौतियों से उसे हाँ चलो केस स्टार्ट हो गया राष्ट्रपति चुनाव, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए काफी ठोस निर्णय चाहिए और वो भी निर्वाचन मंडल वाले नहीं होने चाहिए, कोई और होना चाहिए, तब जाके हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। नेक्स्ट
अब राष्ट्रपति की पदावधि, पदावधि यानी कि कितने सालों तक उसका पद रहेगा। तो ये कौन से आर्टिकल में, ये आर्टिकल हमारा 56। ठीक, तो आर्टिकल 56 क्या कहेगा, राष्ट्रपति का पदावधि। आर्टिकल 56 या अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बात करेंगे। हाँ, 56 या अनुच्छेद 56 क्या कहता है, अनुच्छेद 56 इस बारे में डिस्कस करता है कि राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी, पदावधि क्या होगी। ठीक, अब देखो, राष्ट्रपति अगर बिना डिस्प्यूट्स के, बिना विवादों के अपना कार्यकाल चलाता रहे तो वो तो 5 इयर्स का होता है। ठीक, 5 इयर्स का। लेकिन क्या हुआ कि कुछ हो गया दिक्कत, तो महाभियोग लाया जाता है। पढ़ेंगे महाभियोग क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है, वो हम लोग पढ़ेंगे। महाभियोग यानी कि अगर हम गलत लैंग्वेज यूज करें तो राष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति को हटाने का जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। ठीक है, तो अगर महाभियोग ना लाया जाए तो राष्ट्रपति की पदावधि कितनी इयर्स की होगी, 5 साल की होगी। ठीक है, अब इस महाभियोग पर चर्चा कौन करेगा, चर्चा सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, और कोई भी चर्चा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, याद रहे, राष्ट्रपति को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ पांव मार लो, राष्ट्रपति कभी भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो दीज आर सम ऑफ द पार्ट ऑफ दिस। अच्छा, दूसरी चीज याद रखना कि राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा 5 साल भी हो जाए तब तक जब तक दूसरा राष्ट्रपति का चयन होके उस पद तक आ ना जाए, मतलब उसका चयन सारी चीजें प्रोसीजर हो गया है, तब तक राष्ट्रपति अपना पद पर बना रहेगा 5 साल पूरे हो जाने के पर भी। पर क्या है कि इतना लंबा प्रोसीजर है, वो लोग पहले से स्टार्ट कर देते हैं कि ये जो 5 साल का ड्यूरेशन है उसमें राष्ट्रपति अपना आ जाए। ठीक, दूसरी चीज, राष्ट्रपति को या मान लो कि इस्तीफा देना हो तो वो किसको देगा अपना इस्तीफा, उपराष्ट्रपति को। तो हम लिखेंगे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को क्या करता है, अपना इस्तीफा देता है, अपना इस्तीफा देता है। ठीक है, अपना रेजिग्नेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, रेजिग्नेशन। ओके, तो इसके सारे डिस्प्यूट्स कौन हैंडल करेगा, महाभियोग के डिस्प्यूट्स उच्चतम न्यायालय हैंडल करेगा। इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर हटाए जाने का जो प्रोसीजर होता है उसे महाभियोग कहते हैं। नॉर्मली अगर वो बिना विवाद के, बिना डिस्प्यूट्स के जिंदा है तो इसका मतलब उसका पदावधि कितने साल की, उसका कार्यकाल कितने साल का होगा, 5 साल का होगा। क्लियर, ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे कि अगर राष्ट्रपति, आर्टिकल 57 एक्चुअली बोलता है कि पुनर्निर्वाचन वाला प्रोसीजर बोलता है कि अगर हम लोग फिर से उसका निर्वाचन करना चाहें तो क्या प्रोसीजर होगा राष्ट्रपति। ठीक है।